नमस्कार। हम सब जानते हैं कि लगभग एक हफ्ते बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो उस दिन हम सब ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी माँओं को, बहनों को कार्ड देंगे, उनसे कहेंगे हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे और कहेंगे कि आप आज आराम करो, हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो जिंदगी भर ये महिलाएं हमारे लिए करती हैं, क्या उन सब का हिसाब हम सिर्फ एक छोटी सी चीज से कर सकते हैं? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये एक दिन नहीं है। इसका मतलब है कि महिलाएं जितना करती हैं, हम उन्हें उतना सम्मान नहीं देते हैं। ये दिन एक पहचान है कि हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए उतना ही जितना हम पुरुषों को देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियों में हमारी माएँ जो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता। और आज इसी पर मैं अशोक पांडे जी द्वारा लिखित लेख संसार की सारी औरतें एक दिन की छुट्टी ले ले तो, जो उनकी पुस्तक तारीख में औरत में प्रकाशित है, वह पढ़ रही हूँ। जब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 को महिला वर्ष घोषित किया तो यूरोप के एक देश की महिलाओं ने सचमुच में उसका उत्सव मनाने का फैसला लिया। उस समय कुल 2,20,000 की आबादी वाला यह देश था आइसलैंड। देश के सबसे बड़े 5 महिला संगठनों ने तय किया कि 24 अक्टूबर को सारी औरतें छुट्टी ले लेंगी, यानी हड़ताल पर चली जाएंगी। वे कोई काम नहीं करेंगी, न खाना बनाएंगी, न सफाई करेंगी, न बच्चों की देखरेख। आइसलैंड के इतिहास में उस दिन को द लॉन्ग फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है। सारे सुपरमार्केटों से रेडीमेड खाना समाप्त हो गया। दफ्तर अपने बापों के साथ आए बच्चों से भर गए थे, जिनसे बवाल न मचाने की मिन्नत की जा रही थी। उन्हें चॉकलेट टॉफियां रिश्वत के बतौर दी जा रही थी। स्कूल, नर्सरियों और खाना तैयार करने वाली फैक्ट्रियां या तो बंद पड़े थे या उनमें क्षमता से कई गुना कम काम हो रहा था। पूरा देश अपंग हो गया था। औरतों ने पूरे देश में 20 जुलूस निकाले। राजधानी रेक्याविक के मुख्य चौक पर 25,000 औरतें इकट्ठा हुईं। इतनी कम आबादी वाले देश के हिसाब से यह अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या थी। यह औरतें अपने हिस्से के संसार में बराबर का हक मांग रही थीं। उनका कहना था, एक जैसा काम करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक अलग अलग क्यों होते हैं? यही कामकाजी महिलाएं घरों के भीतर का सारा काम भी करती थीं। उनके नाम देश की किसी भी टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं थे। वे पुरुषों को एहसास दिलाना चाहती थीं कि उनके द्वारा किए जाने वाला काम भी देश के संचालन में बराबर का महत्व रखता है। कि दिन भर नवजात के कपड़े धो रही औरत किसी कंपनी के सीईओ से कमतर काम नहीं करती। ज्यादातर पुरुषों ने इस प्रदर्शन को एक लतीफे से ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आइसलैंड के समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर गढ़ा गया नैरेटिव उस दिन पूरी तरह बदल गया। अगले साल यानी 1976 में आइसलैंड ने जेंडर आधारित समानता का कानून पास किया, जिसके तहत स्कूलों और काम करने की जगहों पर आदमी औरत के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया गया। 5 साल बाद विग्दिस फिनबोडोतिर आइसलैंड की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। संसार के इतिहास में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई किसी भी देश की वे पहली मुखिया बनी और 16 बरस अपने पद पर बनी रहीं। आज आइसलैंड में बिना किसी तरह के आरक्षण के संसद में स्त्री पुरुष सदस्यों की बराबर संख्या है। पिछले 10 सालों से जेंडर आधारित समानता के इंडेक्स पर आइसलैंड दुनिया में पहले नंबर पर काबिज है। द इकोनॉमिस्ट उसे कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ बताता है। जब 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण आइसलैंड में भी हुआ। टीवी पर उसे देख रही एक महिला से
उसके 10 साल के बच्चे ने हैरत करते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो आदमी है। राष्ट्रपति तो औरतें होती है ना? यूरोप में राष्ट्रपति का ओहदा हासिल करने वाली पहली महिला बनी विग्दिस फिनबोडोतिर खुद अपनी माँ और 3 साल की बेटी के साथ उस प्रदर्शन में मौजूद थीं। उन दिनों वे रेक्याविक थिएटर कंपनी की कला निर्देशक थीं और 24 अक्टूबर वाले प्रदर्शन के लिए सारी रिहर्सल्स रद्द करवा कर पहुंची थीं। आधुनिक संसार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी शोचनीय रही है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्हें वोट देने का अधिकार सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में हासिल हुआ। 1913 तक ऐसा करने वाले देशों की सूची में केवल 3 नाम और जुड़ सके, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और नॉर्वे। हैरत होती है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश तक में ऐसा 1971 में हो सका। हालांकि आइसलैंड की महिलाओं को यह अधिकार 1915 में मिल चुका था। तब से लेकर द लॉन्ग फ्राइडे तक वहां की संसद में कुल 9 महिलाओं को चुनकर आने का मौका मिल सका। अकेले 1975 में यह संख्या 3 थी, जो कुल क्षमता का 5% थी। रेक्याविक की उस ऐतिहासिक रैली में सबसे पहले एक गृहिणी ने भाषण दिया। उसके बाद 2 सांसदों का नंबर आया और फिर महिला संगठनों से जुड़ी 2 महिलाओं का। आखिरी स्पीच एडल हेडर बयान फ्रेड्स डोटी ने दी। वे स्कूलों और अस्पतालों में साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना पकाने जैसे काम करने वाली महिलाओं की संगठन की मुखिया थी। उन्होंने जीवन में कभी भाषण नहीं दिया था, लेकिन उनकी बातों की ईमानदारी ने वहां मौजूद हर किसी को भाव विभोर कर दिया। अगले चुनाव में एडल हेडर सांसद बनी। आइसलैंड की पुरानी कहावत है, कदमों के निशानों को बर्फ बहुत जल्दी ढक देती है, यानी चीजें बहुत जल्दी इतिहास में दफन हो जाती हैं। इस घटना के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन को याद करते हुए विग्दिस फिनबोडोतिर ने एक साक्षात्कार में कहा, अगले दिन सब कुछ सामान्य तरीके से शुरू तो हुआ, लेकिन हर कोई इस बात को जान गया था कि अगर हमारे समाज ने खड़ा रहना है तो पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर सम्मान और अधिकार दिए जाने होंगे। पूरे देश का सोचने का तरीका बदला हुआ था। 5 साल बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विग्दिस ने 3 पुरुष प्रत्याशियों को हराकर जीत दर्ज की। उनकी कार्यशैली इस कदर लोकप्रिय हुई कि अगले 3 में से 2 चुनावों में उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। आज उनकी देश की संसद में 44% सांसद महिलाएं हैं। 24 अक्टूबर 1975 की उस ऐतिहासिक हड़ताल ने सिद्ध किया कि कोई भी महिला गैर कामकाजी नहीं होती और वर्किंग वुमन पुरुषों द्वारा चलाया गया जुमला है। हर औरत वर्किंग वुमन होती है। अलबत्ता ज्यादातर औरतों को उनके काम के बदले कोई रकम हासिल नहीं होती। आज भी दुनिया का 75% ऐसा काम औरतें करती हैं जिसके लिए कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? वरिष्ठ कवि, अनुवादक, साहित्यकार और पत्रकार अशोक पांडे जी की अभी हालिया प्रकाशित ये किताब है तारीख में औरतें, जो कि बेमिसाल महिलाओं की दास्तानें हैं। आइसलैंड की महिलाओं की संघर्ष की इस कहानी को सुनकर वाकई हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। हम बहुत आभारी हैं अशोक पांडे जी के कि उन्होंने बहुत बेहतरीन लेखन के जरिए हम सबको जागरूक किया है। और निवेदिता का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सजग स्टूडेंट के नाते एक बहुत अच्छी जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं के लिए साझा की। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए इस रेडियो को आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।